नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स पर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक चैप्टर आपको करा चुका हूं, सेट थ्योरी। दूसरा उसी क्रम में मैंने चैप्टर लिया हुआ है रिलेशन। तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, सेट थ्योरी, रिलेशन और फंक्शन, जो मैं एक क्रम के अनुसार ही पढ़ते चले जाना है, ठीक है ना। तो मैंने सेट थ्योरी करा दिया, अब मैं रिलेशन पे जा रहा हूँ, रिलेशन कराऊंगा आपको। तो मैं आपको ये भी साथ में बता दूं, देखिए सेट थ्योरी जो है ना वो पूरा फर्स्ट ईयर में है, रिलेशन भी आपका फर्स्ट ईयर में है। लेकिन जब फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन का कुछ भाग फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास में, और कुछ भाग उसका लास्ट जो बाकी शेष भाग है वो 12th क्लास में। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से उसको करा रहा हूँ कि आपको अलग अलग ना करके, मतलब आप अलग अलग ना करके उसको एक साथ ही पूरा कर लें। साथ में मेरे ऐसे भाई, ऐसे साथी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, जैसे स्टेट लेवल के टीजीटी, पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, और साथ में ऐसे बच्चे जो एनडीए, सीडीएस या मान लीजिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। बेसिक से करा रहा हूँ, कोशिश मेरी ये रहेगी आगे तक ले जाने की। सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से कराना है मुझे, कराता भी उसी तरीके से हूँ। थ्योरी क्लियर कराता हूँ, थ्योरी के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल लगवाता हूँ, एक्सरसाइज को लगवाता हूँ। साथ में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे या 12th वाले बच्चे अपनी किताब की एक्सरसाइज को लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ करा दिया। कराने के बाद अपनी एक्सरसाइज को लगाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि रिलेशन तो आपकी समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, मेरे साथ चलेंगे, रिलेशन समझ में आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप मेरे पुराने वीडियो जरूर देखें, सेट थ्योरी वाले। जब आप उनको देखेंगे तो रिलेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आएगा। शायद मुझे जहां तक उम्मीद है, जहां तक मेरी समझ है, मेरा मानना है कि अगर आप सेट्स को पढ़ लेते हैं तो रिलेशन को आप बहुत अच्छे से आप समझ सकेंगे, सहज तरीके से। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और समझ में भी आएगा, ठीक है ना। और ऐसे लोग, ऐसे भाई जो मतलब टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। बेसिक के साथ जब पेपर का अगर हम लेवल देखें तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन कठिन ही आते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। नंबर सभी के समान ही होते हैं, चाहे हम क्वेश्चन हाई लेवल वाला कर लें चाहे बेसिक वाला क्वेश्चन कर लें, वह मार्किंग सबकी समान ही होती है। जो कंपटीशन लेवल के लिए होते हैं उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। तो हमें बेसिक भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। हाई वाला तो पढ़ना ही है, बेसिक भी पढ़ना है, तो बेसिक के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो आप अपनी जो भी बुक एफोर्ड करते हैं आप उसको करिए, एक्सरसाइज को करिए। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्वेश्चन के लिए कह सकते हैं। किसी भी किताब के, अगर हम किताब जो भी एफोर्ड करते हैं उस किताब के क्वेश्चन लगवाना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन, मतलब किताब के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। और साथ साथ चलिए, एक बार फिर निवेदन है कि आप मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे कि आपको रिलेशन और अच्छे से समझ में आए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिलेशन सेट से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं पुनः सेट पे ही चलता हूं और सेट से लेकर के आपको रिलेशन में आगे बढ़ता हूं। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन यानी कि संबंध। तो संबंध होने के लिए भाई दो फैमिलीज के लोगों के बीच संबंध बनता है, या मान लीजिए संबंध बनने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं उस चीज पे आने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, पहले आप उनको समझिए। जब उन्हें जान जाएंगे तो शायद हम वहां तक जब पहुंचेंगे ना तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से आने लगेंगी, समझ में भी आने लगेंगी। ये चैप्टर कुछ इस तरीके का है, क्योंकि सेट थ्योरी, रिलेशन ये थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं। तो यहाँ हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि उन्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, समझने में दिक्कत आती है थ्योरी को, ठीक है ना। तो आप मेरी कोशिश रहेगी कि आपको थ्योरी लिखाने के बजाय प्रैक्टिकली उसको ज्यादा बताना, प्रैक्टिकली उसे बता करके आपको ये मतलब उस ले में लेके आना कि आपकी ये सारी चीजें समझ में आने लगे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो रिलेशन, संबंध। तो संबंध को करने से पहले कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा सेट पे आते हैं, तो सेट को समझते हैं। तो सेट के लिए हमने क्या बताया था कि मान लीजिए 2 एलिमेंट है किसी सेट में, है ना, ए और बी 2 एलिमेंट है।
तो आपको मालूम है कि सेट में, क्योंकि बता चुके हैं आपको, सेट में अगर हम एलिमेंट को बदल देते हैं, अगर इनका हम ऑर्डर बदल देते हैं, तो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। दो एलिमेंट है, इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, ठीक है ना। अगर इसके अवयवों को मैं चेंज कर दूं, ऑर्डर इसका चेंज कर दूं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b, a, ठीक है ना। अगर इसके अवयवों को परिवर्तित कर दिया जाए, स्थान इनका बदल दिया जाए, ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, तो इस सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसी बात को, अगर मैं ये कह दूं कि ये दो अवयव हैं, इनको फिक्स कर दिया जाए, ये दो अवयव हैं, इन्हें अपनी जगह पे ही फिक्स कर दिया जाए, अपने जहां पर बैठे हुए हैं लोग उनको फिक्स कर दिया जाए। जैसे ए है, यहां पर ए रहे, यहां पर बी रहे, अगर ये फिक्स कर दिया जाए और इसको यहां पर बी और इसको यहां पर ये फिक्स कर दिया जाए, तब क्या होगा कि आपने इंटरवल पढ़ लिया है, आपने इंटरवल भी तो पढ़ लिया है भाई, आपने मतलब क्लोज्ड इंटरवल भी पढ़ लिया, आपने स्मॉल मतलब सॉरी ओपन इंटरवल भी पढ़ लिया आपने। तो आपने क्या देखा वहां पर, आपने ये देखा क्लोज्ड इंटरवल में क्या देखा कि ए और बी फिक्स पोजीशन में कर दिए। भाई ए और बी तो आएगा ही आएगा, एक्स का मान ए होगा बी होगा, साथ में ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सारे के सारे होंगे, क्योंकि जब हमने इंटरवल पढ़ा था वो रियल नंबर पर पढ़ा था। किस पे पढ़ा था? रियल नंबर पर। यहां पर ओपन इंटरवल में क्या कि ओपन इंटरवल में क्या ए नहीं लेंगे बी नहीं लेंगे, लेकिन बीच में आने वाले सभी रियल नंबर लेंगे। अब बात करते हैं यहां की, तो मैंने जब ये कहा सेट में दो एलिमेंट का ऑर्डर बदल दिया, तो सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि यहां पर ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ये जो एलिमेंट है इनको फिक्स कर दो, जिस जगह पे है उसी जगह फिक्स कर दो। फिक्स करने का मतलब क्या कि ए पहले ही स्थान पर आएगा, बी दूसरे ही स्थान पर आएगा, यानी इसका मतलब क्या कि इनका ऑर्डर बना दिया, इनको फिक्स कर दिया। तब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये और ये दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग। जैसे मैं और बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने दो एलिमेंट लिए, मान लो 3 लिया और 4 लिया, समझ ना। 3 और 4 में अगर हम बात करें कि 3 कैसा है? छोटा है, और 4 कैसा है? बड़ा। अगर मैं यहां पर इनको लिखूं 3 और 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 और 4 का ऑर्डर फिक्स हो गया। भाई 3 छोटा है तो 3 पहले ही आएगा, 4 बड़ा है तो 4 बाद में आएगा, ऑर्डर फिक्स कर दिया यहां पर। तो ऐसे यहां पर क्या होगा, इनका ऑर्डर फिक्स हो गया। जब हम ए कोमा बी लिख रहे हैं तो ये फिक्स हो गया ए और बी, तो एक ये युग्म बना, जोड़ा बना। क्या बना? जोड़ा। इसी जोड़े को हम बोलते हैं किरमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। जो मैं समझाने वाला था, जहां से मुझे स्टार्ट करना था, जहां पर मुझे पहुंचना था, तो वो आपको मैंने समझा दिया कि ए कोमा बी जो हमारा होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसको किरमित युग्म कहते हैं कि दो अवयवों को जब हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? निश्चित क्रम में। जब दो अवयवों को निश्चित क्रम में लिखा जाए तब उसे हम किरमित युग्म कहते हैं, ठीक है ना। अब ए कोमा बी को मैंने बी कोमा ए इस तरीके से लिखा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। ये अलग किरमित युग्म होगा और ये अलग किरमित युग्म होगा। तो डिफाइन परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा जैसे मैंने आपको बताया कि दो अवयवों को एक निश्चित क्रम में लिखा जा सके तब वह क्या कहलाएगा? किरमित युग्म। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा? इस तरीके से, छोटे ब्रैकेट में ए कोमा बी, ठीक है ना। अब इसी को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब ये अलग किरमित युग्म हो गया, ये अलग किरमित युग्म हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब जैसे ये है तो इसको क्या कहेंगे हम? इस किरमित युग्म का ये फर्स्ट कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट कंपोनेंट। यानी कि ए कोमा बी, ये जो मतलब किरमित युग्म है, इसका जो फर्स्ट ये ए है ना, ये फर्स्ट कंपोनेंट कहलाएगा, यानी प्रथम घटक, FIRST, फर्स्ट कंपोनेंट। और ये आपका कहलाएगा सेकंड कंपोनेंट। ऐसे यहां पर बी क्या होगा? बी पहले स्थान पर आ रहा है, तो बी क्या होगा आपका? बी पहले स्थान पर आ रहा है, तो यहां पर क्या बी बन जाएगा आपका फर्स्ट कंपोनेंट, और ए आपका बन जाएगा सेकंड कंपोनेंट।
ठीक है ना। ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट। तो ये आप समझ गए कि किरमित युग्म क्या होता है। इसको प्रथम घटक, इसको द्वितीय घटक, इस वाले किरमित युग्म का, इस वाले किरमित युग्म का ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड यानी प्रथम घटक और द्वितीय घटक, पहला अवयव दूसरा अवयव, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किरमित युग्म होता क्या है। हेडिंग नहीं डाला था, अब आप यहां हेडिंग डाल सकते हैं, किरमित युग्म। किरमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, ORDERD, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, किरमित युग्म। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। अब जरा इसको देख लेते हैं कि इसी को हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी को हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु। तो जरा देखिए उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको जरा समझाता हूं मैं आपको। ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा, इसके लिए मैं आपको अलग से जब कोऑर्डिनेट कराऊंगा वहां आपको डीपली समझाऊंगा इसको। जरा आप जनरली थोड़ा सा समझें। ठीक है। देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक। तो मैंने क्या बोला, किरमित युग्म ये था ना अभी, क्या a, b, यही तो था। तो मैंने ऐसे ही ले लिया है 3,2, एक बिंदु ले लिया। यहां 3,2 का क्या मतलब है, 3 जो है ना 3 वो x अक्ष पर दूरी है और 2 जो है ना वो y अक्ष पर दूरी है। तो ये 3,2 इस समतल में, कौन से समतल में, एक्स वाई समतल में, यानी 2 डायमेंशन प्लेन में, 2D प्लेन में ये बिंदु कहलाता है। ये किरमित युग्म क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। जैसे 3 मान लीजिए 1 2 3, 2 1 2, तो यहां पर ये पॉइंट आ गया। ठीक है ना, ये बिंदु यहां पर आ गया, इसको मैंने ए नाम दे दिया। तो ये कितना हो गया, 3,2 हो गया। ठीक है। अगर मैंने कहा 2,3, ठीक है, 2,3, तो 2,3 कहां आएगा, एक और ले लिया ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा, मान लो यहां पर आ गया। ठीक है ना, ये भी। तो 2,3, तो ये इस समतल में क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिंदु। तब इसको हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये भाई ये रियल लाइन, ये भी रियल लाइन, 2 रियल लाइन काट गई ना, ओरिजिन बन गया। ठीक है, जिस जगह काटा। तो ये रियल प्लेन है ना, या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो क्या देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, x, y बिंदु के रूप में इसको, है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू r। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड y बिलोंग्स टू r। ठीक है ना। तो ये किरमित युग्म ही किसको रिप्रेजेंट करता है, बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस जगह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है ना। तो ये आप क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट भी करते जाएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि हम कहें किरमित युग्मों की समानता। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी इसको क्या लिखेंगे हम, किरमित युग्मों की समानता। किरमित युग्मों की समानता। ठीक है। चलिए अब समझिए इसको, किरमित युग्म की समानता। 2 किरमित युग्म बराबर कब कहलाएंगे, भाई 2 पेयर हैं, 2 किरमित युग्म हैं, है ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, वे बराबर होंगे कब होंगे, जरा देखिए। किरमित युग्म मैंने लिया a, b, एक किरमित युग्म ये लिया और एक किरमित युग्म ये लिया c, d। ऐसा नहीं है कि मैंने a, b, c, d, आप a, b p q ले सकते हैं। ठीक है, x y यहां पर p q, ऐसे इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक। जनरली सामान्यतः हम जब चीजों को दिखाते हैं ना तो इस तरीके से ही यूज करते हैं, इसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जरा, जैसे मैंने कहा a, b और c, d ये 2 किरमित युग्म है, एक ये वाला एक ये दोनों बराबर होंगे कब होंगे, यदि और केवल
सॉरी पूरा नहीं लिखा, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी बराबर होंगे ठीक है, बराबर होंगे यदि और केवल यदि और केवल ये क्या देखिए, इसी बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। इसी को हम शॉर्ट में कैसे यूज करते हैं, यहां लिखे करें शॉर्ट में इस तरीके से इफ, और जब इसको सिंबलाइज करना हो चिन्ह के रूप में तब इसको ऐसे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, है ना, ये बहुत मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो ऐसे प्रयोग करते हैं। तो मैंने लिखा यदि और केवल यदि, इसको ऐसे लिख दो, यदि और केवल यदि क्या होगा, ए बराबर सी और बी बराबर डी, ठीक है। ये किरमित युग्म ये, एक किरमित युग्म ये, दो किरमित युग्म बराबर होंगे, कब होंगे, यदि और केवल यदि ए बराबर सी हो और बी बराबर डी। यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो किरमित युग्म, ठीक है, ए बराबर सी और बी बराबर डी। अगर इसको मैथमेटिकली लिखे तो कैसे, देखिए, अर्थात अगर मैथमेटिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी बराबर सी कॉमा डी, सॉरी यहां लिख नहीं पाएंगे, जगह कम है, यहां नीचे देख लेते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, ये दोनों किरमित युग्म बराबर होंगे, है ना, कब, इफ एंड ओनली इफ, ये चिन्ह लगा दिए वाला, है ना, कब बराबर होंगे, जब ए बराबर सी एंड बी बराबर आगे बी बराबर डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम सिंबलाइज करते हैं, इस तरीके से प्रतीकात्मक फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए लेते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए देखिए, मैंने आपको थ्योरी में बताया, आपको इक्वलिटी वाला, उससे संबंधित एग्जांपल है, तो उनको समझ लिया। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या है, यदि किरमित युग्म ये और ये आपस में कैसे है, इक्वल है, बराबर लगा दिया, इक्वल है, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन को, ठीक है। तब x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, दोनों अनुवर्ती क्या है, x और y है। इस वाले में यदि ये दो किरमित युग्म बराबर हो, यदि ये वाला किरमित युग्म इस किरमित युग्म के बराबर हो, तो x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि ये वाला किरमित युग्म इस किरमित युग्म के बराबर हो, तब यहाँ पे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो आप ये समझ लेंगे, मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, भाषा ना लिख करके, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम भी जाता है और सबसे बड़ी बात है वीडियो भी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमारा वीडियो भी लिमिटेड टाइम में होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन भी होते जाएं। तो उस तरीके से हम थोड़ा ये बीच में इस तरीके का लिख करके आपको आराम से उसको करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा होगा, ठीक है। मुझे ये फायदा है कि मतलब मेरे वीडियो को आप देख पाएंगे, ठीक है। क्यों देख पाएंगे, अगर वीडियो बड़ा हो गया तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हमें कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो वीडियो बड़ा भले ही हो, बड़े पे नहीं जाना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए हमें कंटेंट अच्छा मिल रहा है, हम कंटेंट को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मेन चीज ये होती है, ये मायने रखता है कंटेंट किस तरीके का है, ठीक है ना। चलिए, तो किरमित युग्म में क्या करना है, इसको इसके बराबर लिखना है। क्या बताए थे हम, ए सी के बराबर और बी डी के बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो तो ये पहला घटक पहले घटक के बराबर, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ले लें हम सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या, x प्लस वाई बराबर कितना, 3। फिर हमारा x माइनस वाई बराबर कितना, 1। देखिए क्या लिया मैंने, x प्लस वाई, पहला घटक ये,
यहाँ पहला घटक ये x प्लस वाई बराबर 3, यहाँ पर पहला घटक 1, यहाँ पर पहला घटक दूसरा, यहाँ पर दूसरा घटक 1, यहाँ दूसरा घटक x माइनस वाई, तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके किसके मान निकालने हमें, x और y के मान निकालने होंगे, ठीक है ना। जब हम x y के मान निकाल लेंगे तो वही मान इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, क्योंकि इनमें रखेंगे तभी तो ये बराबर होंगे दोनों, तो इसका क्या बन जाएगा, वो हल कहलाएगा। तो इन दोनों को हल करते हैं। तो हल करने के लिए, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, दोनों 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है ये, तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को आपने एक तो क्लास 8 में सीखा है, ठीक है ना, और शायद मुझे अनुमान है 10th क्लास में भी है, लेकिन 10th क्लास में कुछ विधियों के साथ सीखा है, ठीक है। कुछ विधियां हैं, जैसे आपकी प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, बीजगुणन विधि है, और क्या बोलते हैं आपकी तुलनात्मक विधि है, ठीक है ना। तो आप इनमें से किसी विधि का प्रयोग करें, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि विधियां पढ़ रहे हैं। विधियां 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पढ़ना है उसको। यहाँ तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व कितनी जल्दी होता है, हमें ये ध्यान देना हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, हम ऐसी विधि का प्रयोग करें, ठीक है ना, जहां हमें सुविधा होनी चाहिए। तो देखिए जरा कैसे, इन दोनों को जोड़ दो, कैसे, क्योंकि एक में माइनस है एक में प्लस है, तो जोड़ने पर क्या होगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2x, और इधर कितना हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 4/2 इक्वल टू कितना आया 2 आया, x का मान कितना आ गया 2, x का मान ऊपर रख दो 2 + y इक्वल टू कितना 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 - 2 इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी x का मान क्या आया 2 और y का मान कितना आया 1। तो ये हमारा क्या आया, इसका सॉल्यूशन आया, क्या आया इसका सॉल्यूशन। अगर हम x का मान यहाँ रखें तो 2, y का मान 1, तो 2 और 1 3, देखो 3 के बराबर आ रहा है। अगर हम x का मान 2 रखें, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 के बराबर आ रहा है, यानी दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन आपका ये हो गया, ठीक है ना। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला सेकंड वाला, सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं, मैंने मिटा दिया है, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी कराना है। सॉल्यूशन सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है वो, x + 1, ये पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा, x + 1 3 के बराबर, तो x + 1 इक्वल टू कितना 3, y - 2 किसके बराबर 1 के बराबर, है ना, तो यहां से x का मान निकल जाएगा, है ना, y - 2 इक्वल टू कितना 1। अब देखिए इससे x का मान निकाला, किसका मान निकाला x का, तो x बराबर कितना होगा 3 - 1, यानी x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यहां से y का मान निकालिए, तो y बराबर 1 + 2, यानी y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो यहां से x का मान कितना मिला 2 और y का मान कितना मिला 3। अगर हम यहां रख के चेक करें जरा देखिए, x का मान 2 रखें और y का मान रखिए कितना, x का मान गलत कैसे जा रहा है, x + 1 बराबर 3 और y - 2 बराबर 1, तो 3 - 1 यानी कि 2 आया, x का मान 2 सही है, 2 यहाँ रख दिया, y - 2 बराबर कितना 1, तो 1 यानी 3 आ गया। तो यहाँ पर x का मान रखें तो 2 + 1 3, ओके ठीक है, मैं गलत समझ गया, 2 ये रखा 1 यहाँ है तो 3 हो गया, और y - 2 y का मान 3 और -2 x का मान 2, तो कितना आया 1, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसी चीज को यहां समझ लीजिए आप, कि जब इंटर का बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा या फर्स्ट ईयर का बच्चा सॉल्व करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, लिख के करके आना है, तो ऐसे लिख के करेंगे। लेकिन जब कंपटीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन छोटा जरूर है, मैंने क्या बोला बेसिक क्वेश्चन दिया जाते हैं, तो कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आता है, जैसे जो भर्ती है ना टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है, एनडीए वगैरह की, तो मान लीजिए अगर वहां ये क्वेश्चन आएगा, तो अगर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन चेक करके देख लेंगे, इसमें रख करके ऑप्शन रख करके चेक कर लेंगे एक्स वाई का मान, और जो ऑप्शन सही निकलेगा उसे टिक कर देंगे, ठीक है ना। वहां इस तरीके से कर सकते हैं, बचत हो जाएगा। और हल करके जाना चाहते हो तो हल करके देख सकते हैं, टाइम जाएगा उसमें। देखिए सॉल्यूशन थर्ड, तीसरे एग्जांपल का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 3 देखिए, x² - 7x + 9, ये वाला घटक 3 के बराबर, तो x² - 7x + 9 इक्वल टू कितना 3, ठीक है। और दूसरा वाला घटक
एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला घटक कितने के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का 3 इक्वल टू कितने के बराबर होगा, -2 का। चेक कर लेना एक बार कहीं गलत तो नहीं लिखा, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 3 के बराबर हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू -2 के बराबर हो गया। ठीक है, दोनों ये बराबर है, तो मैंने एलिमेंट को इस तरीके से बराबर कर दिया। अब इसको हल करना है, तो देखिए कैसे, 3 को उधर लेके आए, पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 9 माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहां से कितना मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 9 में से 3 गया 6 इक्वल टू 0। अब ये बन गया भाई साहब क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो अब द्विघात समीकरण को हल करना है, तो ये तो आपका शायद मुझे अनुमान है, जहां तक 10th में तो पढ़ते ही है, 10th में तो सिलेबस में ही, लेकिन सिलेबस में तो ये 12th में भी होगा भाई, नहीं होगा फिर भी यूज तो रहता ही है। और जितने एग्जाम होते हैं ये आपका आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है आपका, है ना, इक्वेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन करके चैप्टर होता है, उसका आता है। तो अब यहाँ पे इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करना हमने 9th क्लास में भी सीखा है ना, क्वाड्रेटिक वाला, और 10th क्लास में भी सीखा है, तो आप वहां से इसके फैक्टर भी कर सकते हो, इतना तो आता ही आपको। ठीक है ना, तो क्या करना है जरा देखिए, अगर इसके डायरेक्ट में निकाल के लिख देता हूं तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। फैक्टर करना चाहे कर सकते हैं, 6 एकम 6, इसका गुणांक कितना है 1, इसका चर गुणांक कितना है 1, 1 का 6 के साथ गुणा करें तो कितना हो गया 1 इंटू 6, और 1 इंटू 6 हमें चाहिए कितना 7, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7 हो जाएगा। अगर आपको हल करना ना है तो आप कमेंट में लिख देना, बता दूंगा इसको, नहीं वैसे आएगा, सबको आता है इतना, है ना। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें एक्स का एक्स में तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 6x हो गया, माइनस का 1 तो माइनस 7x ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई करें रेड प्लस हो गया 6 हो गया ये। तो यहाँ से x के कितने मान मिले 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x का मान एक मिला 1 और एक कितना मिला 6 मिला, 2 मान मिल गए। अब हमें देखना है इस वाले को, इस वाले को देखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है ना, -2 को उधर लेके आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 और प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0। ठीक, अब इसको देखिए जरा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। देखिए अगर x का x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, x का -5 के साथ करें तो माइनस का 5x, और 1 का x के साथ करें तो माइनस का, तो -5 माइनस x कितना हो गया -6, और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, इस तरीके से, जिस तरीके से आप फैक्टर जानते हो उस तरीके से कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहां से x के मान हमें कितने मिले, 1 मिला और कितना मिला 5 मिला, यानी x का मान यहां से ये मिला, x का मान यहां से ये मिला। ठीक है ना, अब इसका फाइनल आंसर, क्योंकि यहां पर हमें 2 मान ये मिले x के, यहां भी 2 मान मिले x के, तो अब यहां गलती होने के चांस है। अगर ये क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव मतलब उसको हमें वर्णात्मक रूप में हल करना है तब तो ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे x के मान। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या करना है, उचित मान रखना है, जो हमारी ये इक्वेशन है ना, इनको मतलब क्या करें, ये त्रिमितिकोण बराबर हो जाए। तो 6 पे अगर रख करके देखें क्या बराबर हो रहे हैं, 5 पे रख कर देखें क्या बराबर हो रहे हैं, और 1 पे रख कर देखें क्या बराबर हो रहे हैं। भाई किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमेशा क्या किया जाता है कि जो उसके रूट निकलते हैं, जो उसके मूल निकलते हैं, उनको समीकरण में रख करके चेक जरूर करना चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारा फाइनल जो आंसर आता है, फाइनल रूट आता है, वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पता चला कि हम दूसरे रूट को ले रहे हैं लेकिन वो उसको संतुष्टि नहीं कर रहा, इक्वेशन को वो संतुष्टि नहीं कर रहा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और गलत होने का मतलब क्या, फिर हमारा सवाल भी गलत हो जाएगा। तो इससे हमें बचना है, रूट कैंसिल नहीं करना है कोई भी। ठीक है, रूट सभी रखने हैं, लेकिन उन्हें चेक जरूर करके देखना है कि हमारा ये रूट इसमें इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जरा रख करके देखते हैं। देखिए 1 रखते हैं, पहले 5 रखना, यहाँ 5 रखें तो कितना हो गया 25 हो गया, 5 का वर्ग 25, और 25 और 9 कितना हो गया आपका 34 हो गया, और यहाँ 5 रखें 35, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देखो बराबर है नहीं है। ठीक, अब हम रखकर देखें 6 का वर्ग 36, 7 42,
और 9, 36 और 9 कितना हो गया 45 और 42 घटाओ 3, ये 3 आ रहा है। अब यहाँ पे रख के देखो 6 का वर्ग 36 और 36 3 39, 36 कितना बचा 3, यहाँ -2 आ रहा है, बराबर नहीं है। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 1। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। कौन सा आंसर होगा हमारा, x का मान 1 होगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हल करना है। 6 और 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, केवल 1 लेंगे। 6 को छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये इनको संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको, है ना। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए ये पेपर में आया, फर्स्ट ईयर की क्लास में है तो मान लो पेपर में आया, तब तो बच्चे ऐसे करेंगे। अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आया तो इसके ऑप्शन दे दें, जैसे ए ऑप्शन दे दिया आपका, उसमें कह दिया आपका 1/6 कह दिया एक में आपका कह दिया, बी में 1/5 कह दिया, ठीक है 1/5, एक में कह दिया मात्र 1 कह दिया, और डी में कह दिया आपका कितना, मान लीजिए 2,3 कह दिया। ठीक है, तो अब कौन सा सही करेंगे, ये वाला, ये सही कर देंगे भाई, देखते ही आंसर निकलेगा ये सही करेंगे ये सही करेंगे, लेकिन नहीं, किसको हमें सही करना है, इस वाले को सही करना है। ठीक है, कंफर्म हुआ। तो इस तरीके से आपको ये हल करना है। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 एग्जांपल करा दिए, इसी के माध्यम से आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगा सकते हैं। लगभग एक क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की बुक हो या हर्षुख शर्मा की बुक हो, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की भी ले सकते हैं, तो उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग पे सबसे पहले ही क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, तो आप इसके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, प्रसन्नता भी आपको हो रही होगी कि इस तरीके से आपको समझाने का मुझे मौका मिला। ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, साथ में मेरे पुराने वीडियोस, निवेदन है एक बार फिर इसको समझने के लिए आप पुराने वीडियोस जरूर देखें। ठीक है ना, और इसको इस तरीके से चलते रहें और पढ़ते रहें, समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।